हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचुएशन के बारे में कि पंचुएशंस क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। यानी विराम चिन्ह, हिंदी में कहेंगे तो विराम चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ पे कैसे किया जाता है। इंग्लिश में पंचुएशंस का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाता है। यहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं सुपर टेट, टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं पंचुएशंस के बारे में। आज हम लोग डिटेल से स्टडी कर लेंगे। उचित विराम चिन्ह जैसे कि फुल स्टॉप, उचित विराम चिन्ह जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क, इंट्रोगेशंस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस, इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर्स, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पंचुएशंस के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, पंचुएशंस कहते हैं। यानी फुल स्टॉप के प्रयोग को कहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, कहाँ पर इंट्रोगेशंस मार्क का प्रयोग करना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशंस मार्क का प्रयोग करना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर एवं एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है। इनके प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं, पंचुएशंस कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए पंचुएशंस के नियमों को सही प्रयोग आवश्यक है। यानी भाषा के शुद्ध नियम को लिखने के लिए पंचुएशंस का नॉलेज होना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एसरेटिव सेंटेंस तथा इम्परेटिव वाक्यों के अंत में। इससे पहले हम एक वीडियो में यह बताए थे कि एसरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जहाँ पर सूचनाएं प्रदान की जाए, जहाँ से हमें सूचना मिले, उसे हम क्या कहते हैं, एसरेटिव सेंटेंस। जैसे कि पहले उदाहरण बताया गया है, ही इज एन ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो यहाँ पे सूचना प्रदान की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, एसरेटिव सेंटेंस। तो एसरेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कम सुन, यहाँ आओ, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, यहाँ पे क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। अगर किसी से प्रार्थना की जा रही है तब भी वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अगर उपदेश दिया जा रहा है तब भी वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो एसरेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं। और उसके साथ साथ संक्षिप्त रूप वाले शब्द यानी एबरवेशंस, संक्षिप्त रूप वाले शब्द एबरवेशंस के रूप में शब्दों के अंत में, जैसे एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट अगर लिखना है तो एम के बाद हम फुल स्टॉप और ए के बाद फिर फुल स्टॉप हम लिखेंगे। जैसे एम पी, एम के बाद भी फुल स्टॉप और एम के बाद भी फुल स्टॉप, यानी मध्य प्रदेश। इसी तरह से किसी भी वाक्य को अगर हमें संक्षिप्त रूप वाले शब्द हैं उसको हम अगर बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिखना है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे एमएलए में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, एम के बाद फुल स्टॉप, एल के बाद फुल स्टॉप और ए के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कामा यानी अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। कामा यानी अर्धविराम, निम्न स्थितियों में हम कामा का प्रयोग करते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच के एक से अधिक शब्द को अलग करने के लिए, एक पार्ट ऑफ स्पीच में एक से अधिक शब्द को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के बाद यहाँ पे कॉमा है, हरि, राम के बाद कॉमा, हरि के बाद कॉमा, सुरेश एंड मोहन वेंट टू दिल्ली। तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में राम और हरि को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया गया है। ही कैन रीड, राइट ए स्पीक संस्कृत, यहाँ पे देख रहे हैं ही कैन रीड के बाद कामा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद कामा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वाक्य के
प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में यदि एस तथा नो शब्द आए और उसके बाद हम तुरंत कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे एस के बाद तुरंत कामा का प्रयोग किया गया है। एस आई एम इंडियन, नो आई एम नॉट थ्रस्टी, यानी वाक्य प्रारंभ में यदि एस या नो आए तो उसके जस्ट बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए, एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए भी कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे इफ यू वांट टू पास वर्क हार्ड, यहाँ पे पास के बाद क्या है, कामा का प्रयोग किया गया है। व्हेन यू गो देयर्स मीट माई फ्रेंड्स। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी सेड आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो यहाँ पे दिख रहे हैं सी सेड के बाद कामा का प्रयोग किया गया है। सी सेड के बाद किसका प्रयोग किया गया, कामा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होता है उसके बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी सेट के बाद तुरंत कामा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है आई एम गोइंग टू टेम्पल, यह रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम गोइंग टू टेम्पल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। सी सेट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया गया है, कामा का। और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू टेम्पल, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है। यदि वाक्य को किसी को संबोधित किया जाए, यदि वाक्य में किसी को संबोधित किया जाए तो संबोधित करने वाले शब्द अथवा शब्दों के बाद कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे गर्ल्स गो देयर, यहाँ पे देख रहे हैं गर्ल्स को संबोधित किया गया है तो गर्ल्स के बाद क्या है, कामा है। स्टूडेंट्स स्टैंड अप, स्टूडेंट के बाद क्या है, स्टूडेंट को संबोधित किया गया है तो स्टूडेंट के बाद हम कामा लगाएंगे, स्टैंड अप। उसके बाद नेक्स्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशंस का प्रयोग, जहाँ पर भी इंट्रोगेशन सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशंस का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पर भी प्रश्न सूचक किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह जो वाक्य होगा क्या होगा, इंट्रोजेक्शंस वाक्य होगा। इंट्रोगेशंस वाक्य के अंत में हम प्रश्न सूचक मार्क का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। मार्क ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में या जिस वाक्य में इंटरजेक्शंस का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लामेशंस का प्रयोग करते हैं, जैसे एलास, जहाँ पर दुख यानी हृदय से निकलने वाली भावनाएं जहाँ पर प्रकट हो तो उसे हम इंटरजेक्शंस मार्क कहते हैं। इंटरजेक्शंस मार्क में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशंस का प्रयोग होता है, जैसे एलास के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशंस है वेयर हैव लॉस्ट द मैच, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, के बाद क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशंस का प्रयोग किया गया है। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में तथा अंत में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे रजिया सेट क्या है, रजिया सेट जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब है, रजिया सेट रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तुरंत कामा का प्रयोग करते हैं। और आई एम गोइंग टू स्कूल, यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में तथा अंत में हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे ही गोज टू देयर एवरी डे, उसके साथ साथ प्रॉपर नाउन तथा उनसे बनने वाले एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन और उनसे बनने वाले एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। क्या होता है, प्रथम अक्षर कैपिटल, जैसे ओखा मुंबई, इंडिया, अमेरिकन, जर्मनी। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है वह क्या होता है, कैपिटल लेटर का होता है। इसके बाद कविता के प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज
टेकन फाइट। इसके साथ साथ भगवान के सभी नामों का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं, जैसे गॉड, लॉर्ड। सर्वनाम आई और इंटरजेक्शंस लेटर ओ हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। सर्वनाम आई और इंटरजेक्शंस लेटर्स ओ हमेशा किस में लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर में। महीने और दिन का नाम, महीने और दिन का नाम किस, दिन के नाम का पहला अक्षर कैसा होता है? कैपिटल लेटर में होता है, जैसे मंडे, जनवरी। मंडे क्या है? दिन का नाम है। जनवरी क्या है? या मंथ का नाम है। एब्रिविएशंस के लिए प्रत्येक अक्षर, जैसे MA, BA, MLA, यह हमेशा कैपिटल लेटर में क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। संक्षिप्त रूप वाले जो वर्ड होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? लेटर। संक्षिप्त रूप वाले लेटर जो होते हैं हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, जैसे MA, मास्टर ऑफ आर्ट, BA, बैचलर ऑफ आर्ट, MLA, यह सब हमेशा किस में लिखे जाएंगे? कैपिटल लेटर में। उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग एक वचन की संज्ञा में यस के पहले तथा बहुवचन की संज्ञा में। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग एक वचन की संज्ञा में यस के पहले तथा बहुवचन की संज्ञा में यस के बाद होता है, जिसका अधिकार पोजीशंस का बोध कराना होता है। पोजीशंस का बोध कराना होता है, जैसे इट इज राजूस पेन। इट इज राजूस पेन, यह एक वचन है, तो यहाँ पे जो एक वचन की संज्ञा में इट इज राजूस पेन और दीज आर प्लेयर्स बैट, एक खिलाड़ियों के बल्ले हैं, एक खिलाड़ियों के बल्ले हैं। और पहले उदाहरण में बताया गया यह राजू का पेन है, तो यह राजू का पेन है, यह एक वचन की संख्या है। तो एक वचन की संज्ञा में यस के पहले हम कामा का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राजू के बाद तुरंत एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, यानी यस के पहले। और बहुवचन में हम यस के बाद एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। यस के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए, जैसे कि कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे डू नॉट। यहाँ पे नॉट को पूरा न लिख करके संक्षिप्त रूप बनाया गया है और उसके पहले क्या है? एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। डू नॉट गो देयर, आई कैन नॉट डू इट, तो यहाँ पे भी कैन के बाद एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको पंक्चुएशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।